चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है लाइव में? लाइव करिए जरा। लाइव क्लास अप्लाई करिए। गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने जो बात की थी, थोड़ा सा ध्यान करिए। और किसने पढ़ा इसको? सबसे पहली बात तो यही है, कल देखिए हमने आपको जो बताया था, पहले मैं आपको एक बार रिव्यू करवा दूं। क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है? क्या बताया था, बताइए। असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग, कुपोषण। ठीक है, देखिए हमने आपको जो चीज़ें बताई थी आप उन्हें देखिए। एक हमने आपको बताया था वाटर बॉर्न डिसीज या जल जनित बीमारियां क्या होती हैं। तो वाटर बॉर्न डिसीज का मतलब है कि ऐसे रोग जो प्रदूषित या संक्रमित जल का उपयोग करने से फैलते हैं। ठीक है ना? तो पॉल्यूटेड वाटर या इन्फेक्टेड वाटर अगर हम पी लेते हैं तो उसके कारण होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, जॉइंडिस यानी कि पीलिया, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड को मोती झरा भी बोलते हैं, कॉलेरा यानी कि हैजा, ठीक है, डायरिया यानी दस्त, ठीक। ये सब आपकी कैसी डिसीज थी? जल जनित बीमारियां थीं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि संक्रामक रोग, तो कम्युनिकेबल डिसीज कैसी थी? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ डिसीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म और वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फिर इनको हमने कैटेगराइज किया, तो हमने आपको बताया कि ये जीवाणु जनित हो सकते हैं यानी बैक्टीरियल डिसीज। इसमें आपको डिसीज के नाम लिखने थे और एग्जाम्पल्स उनके बताने थे। इसके अलावा वायरल डिसीज, विषाणु जनित प्रोटोजोआ वाले, फिर कवक, फंगस, हेलमिंथ, ये सारे रोग आपके किसकी कैटेगरी में आ रहे थे? संक्रामक डिसीज की कैटेगरी में आ रहे थे। और इनमें जब हम बैक्टीरियल डिसीज किसी भी के अंदर जब जाएंगे तो हमें दो ही मुख्य चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना है। एक रोग का नाम, तो क्या है डिसीज का नेम, फिर दूसरा पॉइंट वो डिसीज किससे हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ आपको टीबी, तो टीबी जो थी वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो रही थी। लेकिन कुछ बीमारियों में कॉजिंग एजेंट के साथ, रोग के कारक के साथ में रोग का वाहक यानी वेक्टर या कैरियर भी होगा। तो जिन डिसीज में कैरियर होगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, मलेरिया एक प्रोटोजोआ की डिसीज है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम इसका कॉजिंग एजेंट है, रोग का कारक है, लेकिन कैरियर या वाहक के रूप में मादा एनाफ्लीज जो है इसका वेक्टर होता है। तो ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो आपको दो ही पॉइंट जो याद रखने हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, वो ये हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम डालें जिससे कि हमें ज़्यादा डिसीज के बारे में बताएंगे तो सामने वाला ज़्यादा प्रभावित होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये क्वेश्चन कितने बड़ा हो सकता है? 11 नंबर का, यानी 2 पेज का। तो कम से कम हम 1.5 पेज से 1.25 पेज में सिर्फ भी मतलब अलग अलग कैटेगराइज करें, फिर डिसीज के नाम लिखें, उनके कॉजिंग एजेंट के नाम लिखें, और लास्ट में हम बता दें कि संक्रामक रोगों से बचाव, प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो संक्रामक रोगों से बचाव किस तरीके से किए जा सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप रोज़ देखते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करो, पर्सनल हाइजीन रखो, डिस्टेंस बना के रखो, तो दूरी बना कर रखो, फिर मास्क का प्रयोग करो, अगर गंदा पानी है तो हम आरओ का या फिर हम इन्फेक्टेड वाटर को ना पिएं, कहीं अगर मच्छर अधिक हैं तो मच्छरों को मारने वाली दवाइयों का छिड़काव करें, सैनिटाइज़र का यूज करें, डिस्टेंस बना के रखें। तो ये सब आपके प्रिवेंशन या बचाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए मलेरिया हो रहा है, तो मलेरिया रोग से बचाव कैसे हो सकता है? ठीक है, कि आप गंदा पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें, और मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है उसकी वृद्धि को रोक दें किसी भी तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका संक्रामक रोग और उससे संबंधित प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर हमने एक और कैटेगरी बताई कि भाई एक होते हैं कम्युनिकेबल, एक होते हैं आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि कैसे? असंक्रामक रोग। मतलब क्या है, यहाँ पर रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जीव से दूसरे जीव में नहीं फैलेंगे।
तो जो बॉडी में डिरेंजमेंट हो गया है, जैसे अरेंजमेंट होता है, एक व्यवस्थित होती है हमारी बॉडी, डिरेलमेंट या डिरेंजमेंट हो गया, उसके कारण हमें डिसीज हो रही है। अब इसके पीछे के कारक क्या हो सकते हैं, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे आपको, जैसे डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रहा था और इसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ रहा था। एक बताया था डायबिटीज इंसिपिडस, तो डायबिटीज इंसिपिडस किससे हो रहा था, एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से हो रहा था। तो आप अगर ज़्यादा कुछ ना समझ पाएँ तो विटामिन और हार्मोन की कमी से होने वाले रोग आपके नॉन कम्युनिकेबल में आप शामिल कर सकते हैं। और मैं बोलूं जैसे आयोडीन की कमी से घेंगा होता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन का भी प्रभाव होता है, तो घेंगा किस में आएगा, आपके नॉन कम्युनिकेबल में आ जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड जमा होने से गठिया हो जाता है। अब जैसे मैं बोलूं रीनल स्टोन, कैसा रोग है ये, नॉन कम्युनिकेबल। भाई किसी ने दिया तो नहीं आपको कि ले भाई पत्थर लेके किडनी में रख ले। तो रीनल स्टोन जो है वो किससे हो रहा है, वृक्क की पथरी। ये हमारी बॉडी में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो गया हमारी किडनी में और उसके कारण हमें रीनल स्टोन या वृक्क की पथरी हो गई है। अब इसी को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। तो भी आपका कैसा होगा, निश्चित रूप से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगा, क्योंकि हमारे जो पित्ताशय था उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। आपके पास यहाँ उदाहरण 5.5 साल पढ़ते हैं डॉक्टर, मतलब आपको इतने उदाहरण हैं कि 2 पेज नहीं, आप 200 पेज लिखोगे तो भी कम पड़ जाए, पेज कम पढ़ेंगे, डिसीज नहीं। तो हमारे पास खूब दुनिया भर की डिसीज है। अब मुद्दा होता है कि एट ए टाइम याद नहीं आता, तो उसका तरीका क्या है, तो हम एक दिमाग में रखें कि हार्मोन से संबंधित जितने रोग होंगे वो सब आपके किस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके नॉन कम्युनिकेबल या असंक्रामक में आ जाएंगे। अब बताओ हार्मोन से संबंधित कौन कौन से रोग आपने पढ़े, ये तो मैंने बता ही दिया, एक इंसुलिन की कमी से हो गया, ये एडीएच की कमी से हो गया। और बताओ कौन कौन से रोग हैं भाई, थायरोक्सिन के कारण क्या होगा। ठीक है, जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन अब अगर हम देखें तो एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होती है हाइपोथायरॉयड। हाइपर का मतलब क्या है, जब ज़्यादा निकल रहा है हार्मोन, और हाइपोथायरॉयडिज्म कब हो रहा है, जब कम निकल रहा है। और एक आपको बताइए कौन सा, हाशीमोटो डिसीज। ये सब किसके हो गए, तो हाइपर हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी हाइपर मतलब अधिक और हाइपो मतलब, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ऐसे समझिए आप इसको। एक ये लाइन है जो है नॉर्मल यानी कि सामान्य। ठीक है, अब अगर हम देखें ऊपर जाएं तो ये क्या हुआ, ठीक है, यानी मोर देन नॉर्मल, सामान्य से अधिक। और अगर हम इस बेस लाइन के नीचे आ जाएं, हाइपो मतलब सामान्य से कम। तो अब आप इसको जैसे भी यूज करना चाहें, हमने कहा हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर मोर देन नॉर्मल, सामान्य से अधिक रक्तदाब का होना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन कैसी डिसीज होगी, नॉन कम्युनिकेबल। भाई आपको कोई कह थोड़ी रहा है कि आप अपने आप को हाइपरटेंशन बना लो। ठीक है, तो हाइपरटेंशन कैसा हो गया। और अगर किसी का बीपी कम हो रहा है, होता है कई लड़कियों का, तो हाइपोटेंशन कैसा होगा। ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर या रक्तदाब का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन और सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन, ये भी हो गया। इसी को अगर हम थायराइड से कनेक्ट कर दें तो हाइपर थायराइडिज्म। देखो अब इंग्लिश नाम थोड़े से रहेंगे तो आप उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप इसको अब क्या करोगे, थायराइड को अब मैं क्या बोल दूं, इसका नाम यही है हाइपो थायराइडिज्म। ठीक है, और हाइपरथायराइडिज्म यहाँ हाइपर लिख दो बस। ये कैसे रोग हैं, ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। इवन मैं आपको बताऊं कैंसर कैसा है, ये भी आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, असंक्रामक रोग है। ठीक है, तो आप अब जैसे याद करो मैंने बताए थे कल ग्रोथ हार्मोन के कारण,
ज़्यादा निकलेगा तो जाइंट हो जाएंगे हम, भीमकायता, जाइजेंटिज्म। कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म, बौना हो गया बच्चू। ठीक है, या तो खली या बटूरा, समझ रहे हो ना। तो जीएच के कारण, ग्रोथ हार्मोन के कारण क्या क्या हो रहा है, जैसे भीमकायता तो भीम जैसा हो गया एक, यानी जाइजेंटिज्म। और अगर कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ बोनाफन हो गया बेचारे को। तो आपके पास बहुत सारी डिसीज हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, खूब सारा लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कमी नहीं है रोगों की, दुनिया भर के रोग हैं। आप बस ये सोचना कि ऐसे रोग जो मानव में हो रहे हैं, जो किसी से फैलाने से नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ हमारी बॉडी की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनमें डिस्टर्ब होने से हो रहे हैं। देखो, किडनी स्टोन हो गया, वृक्क की पथरी, ठीक है, और क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन को। ठीक है, सही शब्द क्या है, रीनल स्टोन। यानी कि रीनल स्टोन यानी क्या हुआ, वृक्क की पथरी, ये हो गया अपना। ठीक है, अब ये किससे हुआ था, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा हो गया हमारी किडनी में और हमें हो गई वृक्क की पथरी। फिर हमने क्या बताया, गॉल ब्लैडर स्टोन। तो गॉल ब्लैडर स्टोन का मतलब क्या है, ठीक है, पित्त की पथरी। तो ये पित्त की या पित्ताशय की पथरी हो गई। ये भी कोई कर थोड़ी रहा है, ये हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस हो रहा है तभी हो रहे हैं। तो 2 स्टोन हमने बता दिए। ठीक है, हमने हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ये 2 बता दिए। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म बता दिया। फिर हमने जाइजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म बता दिया। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको। डायबिटीज, इंसिपिडस, मलाइटस, एक जैसे नाम वाले याद रख लो तो थोड़ा सा और आसान होगा आपको लिखने में। वहाँ पर क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। तो आपके पास बहुत सारे डिसीज़ हैं जो हार्मोन से संबंधित, अगर आप ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएं तो हार्मोन से संबंधित। अब जैसे गाउट था, किससे हो रहा था गठिया, यूरिक एसिड जमा हो रहा था हमारी बॉडी में। क्या जमा हो रहा था, यूरिक एसिड। तो घुटनों में, इनमें, जॉइंट में यूरिक एसिड जमा हो जाता है और गठिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया किससे हो रहा था, आयरन की कमी से हो रहा था। तो इतने सारे रोग हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलें तो एक और कहानी क्या थी, अब थी माल न्यूट्रिशन, जो हमने कल चर्चा की थी कि भाई कुपोषण क्या है। तो लैक ऑफ क्या, बैलेंस डाइट। ठीक है, संतुलित भोजन की कमी या कहें सुपोषण का अभाव क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। 2 तरीके का माल न्यूट्रिशन था, एक था आपका अंडर न्यूट्रिशन, एक था ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में हम मरासमस, क्वासियोरकर, मतलब सीधी बात है कि उसके शरीर में पोषण की कमी है, तो वो हो गया अल्प पोषण। तो जितने भी कमी वाले, अब जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी वाले, प्रोटीन की डेफिशिएंसी वाले, मिनरल की डेफिशिएंसी वाले, सब किस में आएंगे, अंडर न्यूट्रिशन वाले में आएंगे। और ये ओबिसिटी वाला पहलवान, ये आपका अतिपोषण आ जाएगा। इसने खूब लिया, खूब पिज्जा बर्गर खाया दबा दबा के, तो ये मोटा हो गया, तो मोटापा आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद कारण तो मैंने आपको बताए थे कि भैया कुपोषण के कारण क्या क्या थे। अब आप बताइए मुझे। गरीबी, पॉवर्टी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का अभाव, अशिक्षा, इलिटरेसी। ठीक है, किसी को खिलाने की इच्छा ही नहीं है, उसका ना होना। हाँ, और माता का जागरूक ना होना, और पौष्टिक भोजन का अभाव। भाई नहीं है, आप पौष्टिक भोजन मतलब आपके घर में नहीं है हेल्दी फूड। ठीक है, और क्या, क्यों हो रहा है कुपोषित बच्चा, हाँ ये भी बात बढ़िया है। वैसे अगर हम देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि आप देखिए आउटडोर गेम्स कम हो गए हैं बच्चों के, इंडोर गेम्स ज़्यादा हो गए हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, उसे भूख भी कम लग रही है तो वो खा भी कम रहा है, या फिर वो क्या है, जितनी भूख लग रही है वो दबा दबा के क्या खा रहा है, सैंडविच लाओ, जंक फूड खाएगा वो। तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली हो वो कुपोषित ही रहा है।
एक्चुअली क्या होता है ना, मोटापे को हम लोग ऐसा मान लेते हैं, नहीं नहीं ये कहाँ से, ये तो भैया दादा भाई ये खूब खाया हुआ है, ये कहाँ से कुपोषित है, लेकिन वो है माल न्यूट्रिटेड दोनों स्थितियों। फिर इसके बाद क्या कि कुपोषण के कारण होने वाले रोग बताइए जल्दी से। ठीक है, मरासमस किससे हो रहा था, प्रोटीन और एनर्जी दोनों से। कहाँ से और कर, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। और क्या, पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और क्या, ठीक है। अब विटामिन एग्जाम्पल बताओ। विटामिन ए, एकदम शुरू से शुरू करो जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, दिमाग लिखने, देखो क्या है, खेल है स्पीड में लिखने का। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, निक्टेलोपिया, और ज़्यादा है तो ये सब आप कर सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस तो याद रहेगा ही कि रतौंधी हो जाती है भैया विटामिन ए की कमी से। ए के बाद अगर हम सीधे चलें तो हम कैसे चल सकते हैं कि भैया ये फैट सॉल्युबल विटामिन थे। ए के बाद सी नहीं है फैट सॉल्युबल, डी, तो डी क्या, तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में हो जाता है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद बोलो ई, तो क्या, तो अब देखो समझना अच्छे से बढ़िया से, हमने क्या बोला, विटामिन ए, तो ए क्या करा रहा है भैया, रतौंधी, एन भी लिख दूं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन डी, रिकेट्स किन में, बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया, तो ऑस्टियो मलेशिया चली गई है आपकी फोन, ऑस्टियोमलेशिया किस में, वयस्क में, हाँ ठीक है। ये हो गया, ये हो गया चिल्ड्रन, ये हो गया एडल्ट्स। फिर विटामिन ई, वंध्यता, ठीक है, तो वंध्यता हो गई। अब वंध्यता या स्टर्लिटी किस में, मेल फीमेल दोनों में हो सकती है, तो नर वंध्यता मतलब मेल स्टर्लिटी और फीमेल स्टर्लिटी। फिर इसके बाद विटामिन के, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग डिलेड, तो रक्त का थक्का देरी से जमना, ये हो जाएगा, तो एडीई के हो गया। फिर आ जाते हैं विटामिन सी, सी की कमी से स्कर्वी हो रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं विटामिन B1, तो B1 की कमी से वेरी वेरी, ये वैसा ही है, आई एम वेरी वेरी सॉरी तेरा नाम भूल गई, ठीक है, तो ये वेरी वेरी हो गया। फिर इसके बाद हर कुछ नहीं तो B12 में से क्या, बोलो जल्दी से, कौन सा एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया, तो पर्नीसियस एनीमिया हो गया ये आपका इससे, ठीक है। तो पर्नीसियस एनीमिया, इतनी सारी डिसीज़। और भी अगर हम देखें, किलोसिस किससे हो रही थी, B2 की कमी से, किलोसिस 3 से, ठीक है। विटामिन B3 इसकी कमी से पेलेग्रा, तो ये पेलेग्रा हो गया, ठीक है। ये सब आपके किससे संबंधित हो गए, विटामिन वाले। अब विटामिन के साथ और किसके, मिनरल, ठीक है, मिनरल्स यानी कि खनिज। तो खनिज लवण से संबंधित अगर हम रोगों की बात करें तो क्या हो रहा था, आयरन की कमी, क्या हो गया, एनीमिया। एनीमिया को हम क्या कहते हैं, रक्ताल्पता, कितना अच्छा नाम है, एनीमिया यानी रक्ताल्पता। क्या सरल है, एनीमिया के रक्ताल्पता, एनीमिया, ठीक है। फिर इसके बाद आयरन के बाद, अरे कमी है क्या कैडमियम की, कुछ भी ये यहाँ नहीं आएगा, और ध्यान रखना कैडमियम, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा, ठीक है, क्या हो गया, ग्वाइटर, घोंगा बन गया बच्चा, गर्दन मोटी हो जाती है ना। और कौन से मिनरल्स हैं जिनकी कमी से, कैल्शियम की कमी से क्या होगा,
हड्डियाँ कमज़ोर, बोन वीक होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। सोडियम पोटेशियम की कमी होगी तो बीपी कम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, दुनिया भर की कहानी है। जितना कम करना है उतना काम कर सकते हो। अब आप अटके कहाँ रहते हो एक्चुअली, सिर्फ प्रोटीन पर। तो प्रोटीन में क्या क्या थे, मरासमस, क्वासियोरकर, ये 3 चीज़ें। अब बताओ, इतने के बावजूद अगर आप नहीं लिख के आ पाओ उत्तर, तो अब तो एग्जामिनर भी शर्मा जाए, भैया अब क्या करें हम। ये नहीं आएंगे बाबा। देखो समझो आप बात को, जो मरकरी है, मरकरी की अधिकता से हो रहा है मिनीमाटा। ठीक है, वो खाने वाली चीज़ है क्या? ठीक, तो वो कुपोषण में नहीं आएगा। जरूरी है थोड़ी मरकरी रोज लेंगे साहब हम तो, नहीं तो कुपोषित हो जाएंगे, या लेड लेंगे, तो वो नहीं है। देखो याद रखो, कुपोषण से होने वाले रोग, बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं। डिसीज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब क्या, कुपोषण से होने वाले रोग। तो जो रोग कुपोषण के कारण हो रहे हैं, मतलब हमारे खाने में बैलेंस डाइट जो है, संतुलित भोजन के अभाव के कारण हो रहे हैं, उन रोगों को हमें कुपोषण से होने वाले रोग में रखना है। अगर हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो वहाँ हमें रोगों के नाम याद नहीं आएंगे, और हम घूम फिर के बस यही 2 मरासमस और क्वासियोरकर अकेला ही लिख के आ जाते हैं, और इससे आपके ना तो 2 पेज भरने वाले हैं और ना आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। फुल क्वेश्चन क्या बन सकता है, कुपोषण क्या है, पहला पॉइंट एक हो गया। दूसरा, कुपोषण के प्रकार, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा इसी का सब क्वेश्चन क्या होगा, कुपोषण के कारण। ठीक है, रीजन्स या कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। और चौथा क्वेश्चन होगा कुपोषण, ठीक है ना, के कारण होने वाली बीमारियां या रोग। तो क्या है, डिसीज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। बस नॉर्मली यही आते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब ये पेपर 2 को भी कवर करता है आपका कुपोषण, और पेपर 3 में भी चूंकि बायोलॉजी है, डिसीज है, तो उसको भी ये कवर करता है। डायरेक्ट सिलेबस वाइज देखेंगे। अब देखो क्या होती है समस्या, अब मैं उसके लिए एक फिर से दूसरे पेपर पे जा रहा हूँ, तो एक स्लॉट में हम पढ़ लें, क्योंकि कनेक्ट हैं चीज़ें, तो आसान होंगी आपको याद रखने में, बजाय आप अलग अलग पेपर वाइज पढ़ेंगे कि नहीं ये वाला टॉपिक यहाँ था, अब हम इसे यहीं पढ़ें। क्योंकि अभी आप डिसीज समझ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या कम्युनिकेबल हैं, क्या नॉन कम्युनिकेबल है, क्या किस तरीके की चीज़ें हैं, समझ में आ रही है। ये फुल क्वेश्चन आया था 15 मार्कर में कि भैया कुपोषण से होने वाले रोगों की व्याख्या कीजिए। अब ऐसे में बच्चा फंस जाता है क्वासियोरकर, मरासमस, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत अच्छा पढ़ा होगा तो PEM, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई, आवाज़ आ रही है लाइव में? तो आपको ये बात समझ में आई। आपको बस जो याद रखना है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, विटामिन एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, या फिर आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट द नेम ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अगर आपसे ये भी पूछे हीनता जन्य रोग, ठीक है ना, डेफिशिएंसी डिसीजेस, तो डेफिशिएंसी डिसीजेस में एक कैटेगरी क्या है, विटामिन डेफिशिएंसी है, तब भी आपको लिखना है। तो कई बार आपसे पता है फुल क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट 5 में तो आएगा ही आएगा, अगर आएगा कि विटामिन कौन कौन से होते हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है विटामिन, तो विटामिन में आपको जो कैटेगरी डिवाइड करनी है वो आपको 2 कैटेगरी,
जैसे विटामिन कौन कौन से होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल वसा में घुलनशील और एक दूसरे जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्यूबल। और वाटर सॉल्यूबल को हम कैसे याद रखते हैं, बी सी वाटर, बी और सी वाटर, तो बिस्लरी वाटर ऐसे समझ लो। तो बी और सी जो हैं वो वाटर में सॉल्यूबल हैं, जल में घुलनशील हैं, और दूसरे ए डी ई और के जो बचे हुए हैं वो वसा में घुलनशील हैं। फिर इनके केमिकल नेम कि इनका रासायनिक नाम क्या है, इनके सोर्स क्या होते हैं, किन से ये प्राप्त होते हैं, और तीसरा जो पैरामीटर होता है इनकी कमी से होने वाले रोग। कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने पूछ लिया विटामिन के, तो अब क्या आधार होगा, विटामिन के है कैसा, समझो फिर से क्या है, ADE के, तो यानी फैट सॉल्यूबल विटामिन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है। फिर दूसरा प्रश्न, अब इसी को हम कैसे लिखेंगे विटामिन के को, एक तो हमने बता दिया कि ये कैसा है, लिखो नहीं, लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा, सुन लीजिए पहले। विटामिन के कैसा है, फैट सॉल्यूबल या वसा में घुलनशील है। और रुक जाओ, मैं ऐसे जैसे मान लो कोई भी विटामिन हमने क्या बताया, A, D, E और K, ये कैसे हैं, फैट सॉल्यूबल है यानी वसा में घुलनशील है ये, ठीक है। और BC कैसे हैं, वाटर सॉल्यूबल है यानी कि जल में घुलनशील है या नहीं है। अब आपसे कुछ भी, जैसे मान लो के ही आ गया, विटामिन के, एक आप क्या बताएंगे, क्या है ये, वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्यूबल। इंडिविजुअल आए तब की बात कर रहे हैं हम। दूसरी चीज क्या है, इसका केमिकल नेम, ठीक है, फिल्लोक्विनोन, ठीक है, तो फिल्लोक्विनोन हो गया इसका। फिर अब विटामिन के किस में मिल रहा था, अरे दूध में सारे विटामिन है सी को छोड़ के, मिल्क है, अंडा है, मीट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें सब विटामिन के होगा। फिर तो सोर्स हो गया, मतलब इनके स्रोत क्या हैं, ठीक है, फिश में भी सब मिलता है एकदम। और फिर क्या होगा, रोग, तो डेफिशिएंसी डिसीज की इसकी कमी से क्या हो रहा था, तो अभी बताया, ब्लड क्लॉटिंग डिलेड यानी कि रक्त का थक्का क्या हो रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो गई। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि हम पैरामीटर बहुत अच्छे से बनाएं। अगर हम पैरामीटर नहीं बना पाएंगे डायमेंशन, तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनमें हम अच्छे नंबर खींच सकते हैं, या यूं कहें कि हम पूरे नंबर ले सकते हैं। अब कोई भी विटामिन आ जाए, पैरामीटर यही है कि हमें बताना है या तो वो वसा में घुलनशील होगा या वो जल में घुलनशील होगा, एक बात, तो वाटर सॉल्यूबल या फैट सॉल्यूबल। फिर उसका रासायनिक नाम, ये हो गया आपका केमिकल नेम, ठीक है, तो रासायनिक नाम हो गया। फिर इसका सोर्स कि भाई किससे प्राप्त होते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सी को हटा देना, दूध, और इसके अलावा सब जगह दूध, सब जगह अंडा, सब जगह मछली, ठीक है ना। और ज़्यादातर, सही बात है, हरी सब्जियों में भी ज़्यादातर विटामिन होते हैं। तो आप ऐसे एक कॉमन याद कर लो, बहुत रटने की जगह क्या होगा भैया, दूध, मिल्क, एग, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सब में। तो ये आप लिख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कर लो, इनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ड्राई फ्रूट्स में। फिर इसके बाद डिसीज, तो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग डिलेड यानी रक्त का थक्का, रक्त का थक्का क्या हो रहा है, देरी से जमना। अब ये समझ में आया, वसा में घुलनशील और दूसरे क्या, जल में घुलनशील। तो आपको बस इतना सा काम करना है कि हम ना दिमाग को स्पीड मोड में दौड़ाएं कि भैया कम समय में हम ज़्यादा पढ़ ले जाएं। तो उसका तरीका यही है। अब रटने वाली चीज़ क्या है, दो चीज़ें, एक इनका केमिकल नेम जो आपको याद करना ही है, और डिसीज़ हमने आपको ये बताई रखी है कि किसकी कमी से क्या डिसीज़ हो रही। तो आप आराम से इतने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। और यही डिसीज़ वाला क्वेश्चन आपका क्या है, कुपोषण वाला। यही क्वेश्चन है आपके विटामिन से होने वाले रोग, तो हीनताजन्य रोग में भी आएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम कम पढ़ के, या यूँ कहें कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी पढ़ाई में हम ज़्यादातर चीज़ों को कवर कर ले जाएं। यही एक तरीका होता है अच्छा पढ़ने का। नहीं तो क्या होगा, आप पढ़ेंगे बहुत सारा और जब लिखने की बारी आती है
तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम किस में किस चीज़ को लिख डालें। ठीक है, तो हमने कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। ये जो विटामिन की कमी से रोग हैं, जिससे कि थोड़ा लिख इसलिए लीजिए, मैं आपको प्रिंट में भी दे दूंगा ये चीज़। हेलो, अभी सर ही पढ़ाएंगे, नीचे सर का ऐसा है कि मतलब अभी मतलब एक एक करके होना चाहिए, ऐसे नहीं कि घंटे तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा। सर पहले अभी साइंस पढ़ा रहे हैं और सुबह की क्लास में पॉलिटी चल रही है, शाम को सर ये जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक नहीं एक मिनट बेटा आप लोग रुकिएगा लाइव क्लास में, मैं एक्चुअली इसमें शायद है नहीं वो, और एक वो फाइल खुल नहीं रही है। मैं आपको कुपोषण वाले जो बता रहा था कि कुपोषण के कारक वारक, वो मैं और बता दूंगा आपको। एक मिनट में लाता हूँ पेन ड्राइव में। अमित लैपटॉप निकालना जरा वहाँ से, फाइल एक्चुअली खुल नहीं रही है इसकी।
एक मिनट बेटा। की थी आपसे माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की, वॉइस क्लियर है? जैसे कि कुपोषण कैसी स्थिति है, तब होती है जब व्यक्ति के आहार में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी है। हमने आपको बहुत सिंपल भाषा में बताया था, सुपोषण की अनुपस्थिति या सुपोषण का ना होना, या फिर हम कह सकते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन जो है, संतुलित आहार की अगर कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। ठीक है। अब कमी शरीर की मांगों को पूरा करने में विफल रहती है, जिससे विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यवहार, मनोदशा, शरीर के अन्य कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों में ही सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन देखते हैं, कुपोषण जो है वो देखते हैं। अब कुपोषण के जो मैंने आपको कारण बताए थे, लिखवाए नहीं थे कि मैं बता रहा था आपको, अच्छे से समझिए। कुपोषण के कारण क्या हैं? जब सबसे पहले हमारे शरीर में संतुलित आहार नहीं जाएगा, बैलेंस डाइट नहीं जा रही है, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, अगर ये पूरे तरीके से जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें नहीं जाएंगे तो कमी हो जाएगी। तो एक हो गया संतुलित आहार की कमी, लैक ऑफ बैलेंस डाइट। दूसरा, शारीरिक रोग, बॉडी के डिसीज़ हो जाए कोई, भाई कोई फिजिकल डिसीज़ है, कोई बॉडी में डिसीज़ हो गई है, उसके कारण भी कुपोषण हो सकता है। अब जैसे किसी को मान लो ऐसी कोई डिसीज़ हो जाए जिससे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ना हो, ठीक है, कई लोगों में होता है, खाते हैं और चले जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं। तो इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल का आंतरिक कारक अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो लोगों को इजीली खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो उस स्थिति में बेचारा खाता तो वो खूब है, लेकिन वो सही नहीं हो पाता, हेल्दी नहीं रह पाता, क्योंकि पच ही नहीं रहा है उसको। ठीक है। शारीरिक रोग, भारी काम, हैवी वर्क, खूब काम करा रहे हो, इतना सा खाने मिल रहा है, हो जाएगा कुपोषित। अच्छा खासा पहलवान सूख के कांटा हो जाता है दिन रात काम कराओ तो। ठीक है। अशिक्षा, आप अभी देख रहे थे, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, अज्ञानता, नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, घर में काजू भरे पड़े हैं लेकिन खिलाना नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी है जिनके घर में। ठीक है। समय से पहले प्रीमेच्योर बेबी अगर हो जाते हैं तो उनको, जैसे 7 मंथ या 8 मंथ में बच्चा हो गया तो बड़ी दिक्कत होती है प्रीमेच्योर बेबी की, वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहते हैं। पॉवर्टी, हमने आपको अच्छे से बताया, गरीबी है। इलनेस एंड डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम द मैटरनल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, तो पोषण के तहत मात्र बच्चे में होने वाली बीमारी, भाई अगर माँ को बीमारी है तो बच्चे को हो जाएगी, पैदा होने से पहले ही उसे कोई बीमारी है तब भी ये चीज़ हो सकती है। फिर आहार और शारीरिक गतिविधियों के पैटर्न का बदलना, अभी आप अच्छे से देखते हैं, चेंजिंग डाइट एंड पैटर्न ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। देखो
कुपोषण को सिर्फ इस रूप में नहीं देखो कि कोई दुबला पतला है, सूखा साखा है। कुपोषण इस रूप में भी है कि अगर वो बहुत मोटा ताजा हो गया है तो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, उसका क्या चेंज हो गया है, उसका जो पैटर्न है फिजिकल एक्टिविटी का वो चेंज हो गया है, तब भी वो कुपोषित हो रहा है। फिर अगर हम देखें मोटापा हो रहा है, अधिक वजन हो रहा है, तो भी कुपोषण हो रहा है। स्तनपान प्रथाओं का अभाव, तो क्या होता है, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस। कई बार आप देखते हैं कि जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं तो महिलाओं को ये थॉट हो गया कि नहीं हमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है, ठीक है। तो उसके कारण अब पता है कि भैया बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा आहार कौन सा होता है, माँ का दूध, तो वो नहीं मिल पा रहा है, तब भी ये चीज़ हो जाएगी। विटामिन और खनिज, विटामिन ए, जिंक, आयरन, कैल्शियम, इनकी अगर कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो भी वो कुपोषित हो जाएगा। तो ये सारे आपके कारण हैं जो कुपोषण के, जैसे संतुलित आहार की कमी, बॉडी की डिसीज़ हैं, फिजिकल डिसीजेज हैं, भारी काम है, हैवी वर्क हो रहा है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, भोजन की कमी है, प्रीमेच्योर बेबी हो रही है, पॉवर्टी है, गरीबी है, पोषण की जानकारी नहीं है, आहार गतिविधियां सही से नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, मोटापा है, ओवरवेट हो रहा है व्यक्ति, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग उतनी नहीं हो रही है तो माँ का दूध नहीं मिल रहा है, विटामिन, खनिज और मिनरल्स जो हैं इनकी कमी हो रही है। तो ये सारे फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब कुपोषण का अगर हम प्रभाव देखें कि भाई माल न्यूट्रिशन से क्या प्रभाव होगा, तो अगर हम देखें एक दो तरीके के लोग मिलेंगे, एक एकदम सूखे साखे और एक एकदम मोटे ताजे। तो सूखे लोगों में बसा ऊतक का अत्यधिक नुकसान, तो एक्सट्रीम लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यू, एकदम कुछ नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत हम लोगों को फैट दिख भी रहा है, उसको कुछ नहीं दिखता, नंग नंग गिन सकते हो आप, वो वाली बात होती है। फिर सांस लेने में कठिनाई, बार बार श्वसन विफलता से पीड़ित व्यक्ति, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उसे सांस लेने में तकलीफ होगी, डिप्रेशन होगा। आपको पता है सबसे ज़्यादा बच्चे चिड़चिड़े कब होते हैं, जब वो कुछ खाते नहीं है। एक बढ़िया से हेल्दी बच्चा हो ना, पर्याप्त खाता आता, वो बहुत नहीं रोता, वो मज़े से खेलते रहता है। लेकिन क्या होगा, चिड़चिड़ा कब होता है, डिप्रेशन का। इवन आप भूखे हों, जैसे 3-4 बजे तक खाने नहीं दिया जाए आपको, कैसा लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके तो शरीर में पोषण है ही नहीं, तो वो कैसा होगा, अवसाद वाला होगा, ठीक। एक्सट्रीमली लो बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है। जो कुपोषित लोग होते हैं ना, ठंड बहुत लगती है, और जो बहुत मोटा होगा उसको भी ठंड बहुत लगेगी आश्चर्यजनक रूप से। जो हेल्दी होगा उसको नॉर्मल होगा, जैसा है भाई, बहुत कम टेम्परेचर है तभी ठंड होगी, ऐसा नहीं 22 डिग्री टेम्परेचर ठंड लग रही है, अरे भैया 22 पे ठंड लग रही है तो अब तुम कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं होगी। तो बार बार संक्रमण हो रहा है, देरी से ठीक हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन और डिलेड रिकवरी। कुपोषण है, बॉडी में इम्यूनिटी कम है, प्रतिरक्षा कमज़ोर है, कमज़ोर होगा तो बीमार होगा और देरी से ठीक होगा। डिलेड वुंड हीलिंग, घाव बढ़ने में देरी होगी क्योंकि विटामिन सी की कमी है उसके शरीर में खूब, तो नहीं होगा। अत्यधिक थकान, थकना, डिलेड, ठीक है ना, तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ फटीग एंड टायर्डनेस, उसको लगता है बहुत कमजोरी लगती है डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है थकान ही होती रहती है, मत खाओ खाना, थकान अपने आप दूर हो जाएगी। 50% महिलाएं ऐसी आती हैं जिन्हें खाना नहीं है, मैं अपनी मैडम का अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे हमीदिया में आए या वो प्राइवेट में आए, कमजोरी लगती रहती है मैडम, कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ मत करो, ना खाना खाओ ना काम करो, पड़ी रहेंगी। तो ये क्यों, एक्चुअल में वो कुपोषित हैं। हो क्या रहा है, 16-17 साल में शादी हो गई, 18-19 साल तक आते आते बच्चा हो गया। अब बॉडी में एक्चुअली बॉडी उस तरीके से मैच्योर ही नहीं है, आप डेवलप ही नहीं है कि आपको बच्चा संभाल पाओ, खुद तो वो अभी संभाल नहीं पाई, बच्चा और संभाल रही है। तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें होती हैं। अत्याधिक शुष्क त्वचा और खोपड़ी, ठीक है ना, तो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन और स्कैल्प जो है ना, उसकी अलग ही, उसमें कोई ऑयली दिखाई नहीं देगा, उसको कोई चमक नहीं होगी चेहरे पे, वो एकदम बिल्कुल मुरझाया सा होगा वो। तो ये सब किसके इम्पैक्ट हैं, बसा ऊतक, एडिपोज टिश्यूज कम होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, डिप्रेशन होगा, टेम्परेचर कम होगा, बार बार संक्रमण होगा, तो फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन हो रहा है, देरी से ठीक, डिलेड वुंड हीलिंग, उसका घाव देरी से भरेगा, ठीक है, थकान बहुत होगी और उसकी त्वचा जो है वो ड्राई होगी। ये सब किसके इम्पैक्ट हैं, आपके माल न्यूट्रिशन के। देखो विटामिन की कमी हो ही रही है ना बॉडी में, तो विटामिन की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, फैट की कमी होगी, तो सब दिखाई देगा जो दिखाई दे सकता है, ठीक है। सरकार के जो प्रोग्राम हैं कुपोषण के लिए,
तो सरकार ने क्या किया, एक है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर विशेष पोषण कार्यक्रम चलाया सरकार ने, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। बालवाड़ी, आप लोगों ने सुनी बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके खिलाने की कोशिश की जाती है। मध्याह्न भोजन सबने सुना होगा, मिड डे मील, ठीक है, जो सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे वो बच्चे अच्छे से जानते होंगे, मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है। मिड डे मील माँ साहब खा जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं मिलता, तो मिड डे मील कई सारे स्कूलों में देते हैं, लेकिन होता है 50 बच्चे आए 200 बच्चों का मिड डे मील चढ़ा दिया जाता है। किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, ठीक है, और राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो कुपोषण दूर करने के लिए लाए गए हैं, माल न्यूट्रिशन को एरेडिकेट करने के लिए लाए हैं, ठीक है। अब गरीब देशों में कुपोषण के कारण क्या है, तो भैया सबसे गरीब तो है ही ना, तो सबसे पहली समस्या क्या हो सकती है, आर्थिक कारण। फिर भोजन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो खाना कहाँ से आएगा, ठीक है। खाद्य मूल्य और भोजन वितरण, तो फूड प्राइस और फूड डिस्ट्रीब्यूशन, भैया खाने की कीमतें ज़्यादा हैं और डिस्ट्रीब्यूशन उस रेशो में हो नहीं पा रहा है, ठीक है। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी कम होती है। क्यों है ऐसा गरीब देशों में कुपोषण, भाई एक बात बताओ, माँ को ही खाने नहीं मिल रहा है, क्या बोला जाता है, हम सब घर में सुनते हैं प्रेग्नेंट होने से ही अच्छे से खाओ, सब कुछ खाना चाहिए, गुड़ खाओ, जो भी मेवा खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, क्यों, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन मिलेगा तो बच्चे को मिलेगा। अब आपको न्यूट्रिशन नहीं मिला, बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चे को नहीं मिला तो वो माल न्यूट्रिशन हो गया। अब माँ को खाना नहीं मिल रहा है तो माँ को कहाँ से वो बेचारी ब्रेस्ट फीडिंग करा देगी, भाई दूध बनने के लिए कुछ तो हो शरीर में, हवा में तो नहीं बनेगा दूध, तो वो खा ही नहीं रही है, जब वो खुद नहीं खा रही है तो दिक्कतें होंगी। अब जैसे जो इंडस्ट्रियल राष्ट्र हैं, औद्योगिक राष्ट्रों में कुपोषण, तो गरीब देशों में आर्थिक समस्याएं हैं, भोजन की कमी है, खाने के मूल्य ज़्यादा है, भोजन के वितरण की, स्तनपान की, इनका डाइट गड़बड़ है। देखो गरीब और अमीर देशों में अंतर है, ये पिज्ज़ा बर्गर वाले लोग हैं, पुअर डाइट, पिज्ज़ा खाएंगे, पास्ता खाएंगे, खाओ भैया। मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, पैसा तो है लेकिन पति टाइम ही नहीं देता, समझ रहे हो ना, ये शिकायत है। गतिशीलता की समस्या, पीपल्स मोबिलिटी बिल्कुल नहीं है, टीवी रखी है घर में, दुनिया भर की एसेसरीज रखी हैं, आप क्या कर रहे हो, बैठे हो वहीं मज़े से बस खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, फिर पिज्ज़ा खा लिया, फिर क्या है, ये जोमेटो और समस्याएं क्रिएट करता है, इनके यहाँ तो पहले से ही था ये सारी सुविधाएं। पाचन तंत्र से संबंधित स्थितियाँ, तो क्या हो रहा है, कंडीशन पर्टेनिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर क्या होता है, महिलाएं खूब दारू पीती हैं, ठीक है, दारू, अब महिलाओं अकेलों की बात नहीं कर रहे हैं, ये ओवरऑल उनकी बात कर रहे हैं, दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, तो क्या होगा, इनको भी माल न्यूट्रिशन होने वाला है, ठीक है। तो दोनों जगहों में माल न्यूट्रिशन में अंतर है। जब हम पुअर कंडीशंस की बात करते हैं, पुअर नेशंस जो होते हैं उनमें अलग स्थितियाँ, इनके पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है, मिल्क नहीं निकल रहा है, दूध, ठीक है, खाने के मूल्य ज़्यादा है, यहाँ इनका डाइट गड़बड़ है, मानसिक समस्याएं इन्हें, इनकी मोबिलिटी नहीं है, बैठे रहते हैं ना दिन भर, जिनके घर में टीवी होती है और डले रहते हैं बच्चे, वहीं खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, लिकर वगैरह, एल्कोहलिज्म है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें धूम्रपान कर रहे हैं, तो इनके कारण इन्हें कुपोषण होगा। जबकि गरीब देशों में दूसरे तरीके से होगा, भारत जैसे देश में ये है कुपोषण के कारण। मतलब हम चूंकि बीच में है ना हम डेवलप हैं, ना हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो हम बीच वाले हैं, तो बीच वालों में ये सारी समस्याएं जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। फिर डिसीज़ हमने आपको बता दी, टाइप्स बता दिए, इससे ज़्यादा आपको कुपोषण पे कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। सरल सा टॉपिक है एक्चुअली, बस मुद्दा कहाँ होता है कि यही नहीं समझ में आता लोगों को कि क्या लिखना है इस क्वेश्चन में। तो कुपोषण क्या था, संतुलित भोजन या सुपोषण का अभाव, लैक ऑफ बैलेंस डाइट। टाइप्स कौन कौन से थे, एक अल्प पोषण, एक अति पोषण। अल्प पोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन और अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन। फिर कारण उसके, ठीक है, कारण के बाद प्रभाव उनके, फिर सरकार के कार्यक्रम और कुपोषण से होने वाले रोग, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इतने में किसी को कोई मन में प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, देखो आएगा पेपर में, ये अभी बोल रहा हूँ 8 में आएगा। संक्रामक असंक्रामक कुपोषण बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन है, पिछले 10 साल के पेपर उठा लीजिए कि पेपर बिना कुपोषण के बन जाए, पेपर भी कुपोषित ही है, ठीक है। तो आता है एग्जाम में, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। कोई प्रश्न है किसी का,
चलिए, 2 होमवर्क हैं आप लोगों के। एक होमवर्क हमने आपको आर्टिकल शेयर कर दिए हैं, सो प्लीज़ आर्टिकल 12 से लेके 51 तक आप 2 से 3 बार इनको पढ़ के आइएगा, एक होमवर्क आपका। दूसरा मैं ये अभी थोड़ी देर में आपको शेयर कर देता हूँ, इसको आप पढ़िएगा, कुपोषण वाला ये। तो इसमें कहीं कोई डाउट हो, हाँ वो जैसे इंग्लिश में ही था आपका एक्यूट क्रॉनिक वाला, और दूसरा क्या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, वो मैं हिंदी में भी डाल दूंगा आपको, तो हिंदी इंग्लिश के साथ में हम आपको भेज देंगे। ठीक, इनको अच्छे से पढ़िएगा, अगर कहीं कोई डाउट लगे तो कल आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू।